हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। ये लेक्चर नंबर 18 है। ठीक है, अशोक कुमार की बुक फॉलो की जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी चीज़ें का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सअप चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर ले। चैप्टर 2 चल रहा है। चैनल का नाम चेंज हो चुका है, अब से इस चैनल का नाम यूपीएससी मैक्स है। मैक्स मीन्स मैक्सिमम स्टडी। ठीक है, अब तक हम लोग पढ़ चुके थे कि जो टेररिज्म होता है वो अपने आप को फंडिंग कैसे करता है। आज के जो हम लोग का ये लेक्चर होगा, इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग एनसीटीसी इसके बारे में हम लोग पूरे अच्छे से समझेंगे। और फिर वो क्या क्या फ्रेमवर्क, वो क्या क्या इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा टू टैकल द टेररिज्म। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग आगे अपना फर्दर स्टडी करेंगे। और ये जो बुक है वो 6th एडिशन है। ठीक है, क्योंकि नया एडिशन आ चुका है मार्केट में, तो मैं अब आगे का एडिशन पढ़ा रहा हूँ। 5th एडिशन और 6th एडिशन में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, लगभग सब कुछ सेम है। ठीक है, तो ये 6th एडिशन चल रहा है। 5th एडिशन का बुक मैं लेक्चर 7 तक पढ़ाया, लेक्चर 17 तक पढ़ाया हूँ। 18 से 6th एडिशन का बुक का है। ठीक है, तो अभी हम लोग समझेंगे कि इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क टू टैकल द टेररिज्म, वो क्या क्या फ्रेमवर्क बनाए गए हमारे गवर्नमेंट के द्वारा टेररिज्म को टैकल करने के लिए। ठीक है, तो देखो बात समझना कि 2008 में, 8 से पहले, ठीक है, क्यों क्या हुआ था 2008 में? 2008 में हमारे इंडिया में बहुत बड़ा अटैक हुआ था जिसका नाम हमने दिया था 26/11। ठीक है, आप लोगों को याद ही होगा कि उस टाइम पे क्या हुई थी। जैसे कि ये हमारा प्यारा भारत है, तो प्यारे भारत के सामने से यहाँ पे अगर आपको याद हो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाकिस्तान है। क्या है ये? पाकिस्तान। अब इस पाकिस्तान से यहाँ पे कुछ लोग टेररिज्म आए और थ्रू द ओशन, ठीक है, ओशन के थ्रू यहाँ पे जो मुंबई है, मुंबई पे अटैक किए और ताज होटल पे अटैक किए। कब ये अटैक हुआ था? ये अटैक कब हुआ था? 26 नवंबर 2008 को। ठीक है, ये 26 नवंबर 2008 को हुआ था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया 26 से 26 तारीख, और नवंबर को हम लोग 11 से डिनोट करते हैं, इसलिए 26/11 इसका नाम दिया गया है। तो उससे पहले यानी कि 26/11 से पहले जो हमारे इंडिया में अटैक हुआ था, उससे पहले हमारे इंडिया में 2 एजेंसी काम कर रहे थे। ठीक है, एक का नाम था इंटेलिजेंस ब्यूरो, किससे लड़ने के लिए? टेररिज्म से लड़ने के लिए 2 एजेंसी काम कर रही थी। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉक्सी वार। ठीक है, फ्रंट वार के लिए तो आर्मी हमारे लिए ऑलवेज रहेगी, लेकिन अगर प्रॉक्सी वार है तो प्रॉक्सी वार के लिए 2 चीजें हमारे इंडिया ने डेवलप किया था। कब? 2008 से पहले। तब 2008 में ऐसा रियलाइज हुआ कि नहीं, हमें और भी ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन की जरूरत है। ठीक है, तो 2004 से 2008 से पहले क्या था? एक आईबी था। आईबी को हम लोग बोलते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि अभी भी काम कर रहा है। इसका काम होता था कि जो पुलिस, स्टेट पुलिस है, क्योंकि सेंट्रल का को तो पुलिस नहीं होता, सेंट्रल का सीधा आर्मी होता है, फिर वगैरह वगैरह होता है। बट जो स्टेट पुलिस है उनके साथ मिलके और सेंट्रल आर्मी के साथ मिलके ये जितने भी टेररिज्म एक्ट चल रहे हैं इंडिया में, उनसे फाइट करते थे। कौन? इंटेलिजेंस ब्यूरो। और एक और एजेंसी थी जिसका नाम था नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, जिसको हम लोग एनएसजी बोलते हैं। याद रखना इस नाम को, क्योंकि ये बहुत आगे आने वाला है। तो ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था। उनके ही बॉडीगार्ड ने जब उन्हें गोलियों से भून दिया, तब उसके बाद ये जो है तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है उसका क्रिएशन हुआ था। और ये इसलिए हुआ था ताकि हम लोग के यहाँ पे जो टेररिज्म है उसको हम लोग को न्यूट्रलाइज किया जा सके। अब भाई मान के चलो कि आपके जो गार्ड हैं वही आपको मार के चले जा रहे हैं, तो उन गार्डों को भी तो कोई देखे, देखभाल करे कि कौन इसमें से गद्दार है या फिर कौन कैसा है। तो उसके बारे में भी ये इंफॉर्मेशन रखते थे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, जो एनएसजी होते हैं वो उनको एक हाई रिस्क में टास्क दिया जाता है। अगर वो फिनिश करते हैं तब ही जाके वो एनएसजी बनते हैं। जैसे कि हाईजैकिंग हुआ है, उसमें उनको फाइट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए भेज दिया जाएगा। अगर वो सक्सेसफुल रहते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? वो फिर वो एनएसजी के गार्ड बन सकेंगे। कुछ ऐसे करके उनका जो है सो ट्रेनिंग होता है। लेकिन 2008 के बाद जब से 26/11 हुआ, उसके बाद से हमारे इंडिया में बहुत सारे रिफॉर्म देखे, बहुत सारे। तो पहला जो है उसके बाद बना एनआईए। क्या बना? एनआईए, जिसे हम लोग बोलते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, फिर एक बना नेट ग्रिड। ठीक है, इसको हम लोग नेट ग्रिड पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। ठीक है, एक और बना एमएसी, जिसको हम लोग पढ़ते हैं मल्टी एजेंसी सेंटर। ठीक है, ये एमएसी बना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनने वाला था एनसीटीसी,
जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। ये पूरा हम लोग इसी के बारे में ज्यादातर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसका क्रिटिज्म क्या था, लोग इससे क्यों ऑफेंस होने लग गए, ठीक है, ये बाकी सब हम लोग एनसीटीसी के बारे में आज की वीडियो में समझेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं एनआईए के बारे में, ठीक है। आखिर एनआईए जो था उसका क्या रोल था, वो क्यों बना, किस लिए बना, उसका मेन टास्क क्या था हमारे इंडिया में टेररिज्म को लेके, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एनआईए का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये इन्वेस्टिगेशन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं जांच पड़ताल करेगी। जो एनआईए है वो एक फेडरल एजेंसी है। जब भी वर्ड आता है फेडरल, फेडरल मतलब होता है एक पूरे देश के लेवल पे। जैसे कि ये जो हमारा कंट्री है, हमारा प्यारा भारत है, ये पूरा एक फेडरेशन है। क्या है ये? फेडरेशन। ये पूरा एरिया का एक फेडरल कंट्री है। जब हम लोग बात करेंगे फेडरेशन, तो हम लोग पूरा एरिया का बात करेंगे। अदरवाइज अगर हम लोग किसी छोटे से इलाके का बात करेंगे, तब वहां पे वर्ड यूज होगा स्टेट। क्या वर्ड यूज होगा? स्टेट, ठीक है। ये दो वर्ड होते हैं, इसको थोड़ा सा नोट कीजिएगा। तो जब भी हम लोग बात करते हैं फेडरल एजेंसी, इसका मतलब है कि ये एक ऐसा एजेंसी होगा जो पूरे इंडिया वाइज में काम करेगा। अगर एनआईए जो है, अगर एनआईए यहाँ पे अगर गुजरात में कोई मर्डर हुआ है और उसका लिंकेज अगर झारखंड में है, तो झारखंड में भी वो आके यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेगी। ऐसा नहीं है, जैसे कि अब मान के चलिए क्या होता है कि झारखंड में कोई किसी का अटैक हुआ किसी पे, और वो जो अटैकर है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से है, तो झारखंड पुलिस जो है इस केस को ट्रांसफर करती है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के जो पुलिस है वहां पे ट्रांसफर करेगी। फिर वो केस को रिजॉल्व करेंगे और ये दोनों मिलके टैकल करके उस केस को रिजॉल्व करते हैं। बट एनआईए के केस में ऐसा नहीं होता। एनआईए के केस में क्या होता है कि जो हमारा जो मान लीजिए कि गुजरात में अटैक हुआ और उसका लिंकेज अगर झारखंड से हो, तो एनआईए जो है सीधा झारखंड में एंट्री करेगी और वहां पे भी वो जांच पड़ताल जारी रखेगी। और वहां से जो हो सके वो अगर पनिशमेंट है तो उसको उस लेवल तक का पनिशमेंट मिल भी सकता है। और भी एनआईए क्योंकि एक फेडरल एजेंसी है, तो उसका एक कॉन्करेंट ज्यूरिडिक्शन है। ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है कि किसी भी एरिया में कहीं भी जाके कुछ भी सजा दे देना, ठीक है। तो सजा इन द सेंस कि उन्हें सीधा मर्डर का केस नहीं, मतलब कि वहां पे जाके जांच पड़ताल करना। ज्यूरिडिक्शन मतलब जांच पड़ताल करना कहीं भी, ऑल ओवर इंडिया में ये जाके जांच पड़ताल करती है। और अच्छा मान के चलो कि क्या किसी का घर में लड़ाई हो गया, तो क्या जाके एनआईए वहां पे सुलझाएगी? नहीं, वो सिर्फ वही काम करेगी एनआईए, आई रिपीट, एनआईए वही काम करेगी जो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी से रिलेटेड हो। आई रिपीट, जब भी कोई मैटर सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी से रिलेटेड हो, तो वहां एनआईए प्ले पे आ जाता है। अगर कल को मानिए कि यहाँ जो पंजाब है, पंजाब कल को अगर अलग होना चाहेगा, क्योंकि इंटीग्रिटी का बात है, तो अगर इंटीग्रिटी का बात है, अगर वो पंजाब अलग होना चाहेगा, तब एनआईए जो है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, और वो जाके वहां इन्वेस्टिगेशन करेगी कि कौन ऐसा बदमाश था जो कि ये चाह रहा है कि इंडिया के फेडरेशन से अलग हो जाए। तो फिर वो एनआईए उसको ढूंढेगी और ढूंढ के पकड़ के उसे पनिश करेगी। ये होता है रोल ऑफ एनआईए, ठीक है। यानी कि जब भी किसी मैटर पे सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी का बात आ जाए, चाहे तो टेररिज्म हो जाए, कुछ भी मैटर हो जाए, अगर वो सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी का बात आ जाए, तो एनआईए वहां पे प्ले पे आ जाता है। वो कब कब आएगी? जब बॉम्ब ब्लास्ट हो, हाईजैकिंग हो, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हो, करेंसी का बात हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बात हो, ऐसे ऐसे मैटर पे जब भी कभी ऐसा बात आए, तो कौन प्ले पे आएगा? एनआईए, ठीक है। तो ये सब होती है एनआईए का काम। जो एनआईए होता है वो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, और इसका एम होता है काउंटर करना टेररिज्म को, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेवरल नहीं होना चाहिए, 7 होना चाहिए, SEVEN, ठीक है, 7 होगा। देखिए आफ्टर 7 ईयर्स, 7 ईयर क्रिएशन ऑफ एनआईए, 7 साल के बाद एनआईए को अपने आप को ये प्रूव करना पड़ा कि वो बहुत ज्यादा बेस्ट है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी स्टेट पुलिस। यानी कि एक बार क्या हुआ ना कि जैसे ही एनआईए का फॉर्मेशन हुआ, उसे 7 साल तक ये प्रूफ करने का लग गया कि वो जो है एक बहुत ही बेस्ट, क्या बोल सकते हो, एजेंसी है इन्वेस्टिगेशन का। और वो किसी भी तरीके से स्टेट पुलिस का हेल्प लिए बिना ही वो प्रूफ किया था। और तब से ही लेके डेटा बैंक ऑफ टेररिस्ट इज सेंट्रलाइज्ड। यानी कि पहले क्या होता था ना कि जैसे कि कोई एक, जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र है, ठीक है। अब महाराष्ट्र में कोई एक क्रिमिनल पकड़ा गया, अब वो पकड़ा गया तो इसका जो जो भी फाइलिंग वगैरह होगा या फिर इसका जो भी रिकॉर्ड होगा वो महाराष्ट्र के एरिया में रखा जाएगा। लेकिन एनआईए के आने के बाद ये जो भी क्रिमिनल है, इस सारे चीज को सेंट्रलाइज कर दिया गया।
यानी सब कुछ अब कहाँ होगा, दिल्ली। देखिए दिल्ली हमारे इंडिया का कैपिटल है, इसलिए मैं जब भी सेंट्रलाइज बोलूंगा तो यानी कि आप समझिए कि सारे फाइल वगैरह सब कहाँ होंगे, दिल्ली पे। ठीक है, तो ये सारे बात हो गए कहाँ पे, सब कुछ सेंट्रलाइज हो गया, यानी कि सब कुछ एक जगह पे, सारे देश का जितने भी काउंटर वगैरह या फिर जो भी टेररिज्म है सब कुछ का रिकॉर्ड सेंट्रलाइज हो गया। अब आगे समझते हैं नाइट ग्रिड के बारे में। नाइट ग्रिड क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। ठीक है, देखिए क्या होता है, दे लिंक्स द डेटाबेस ऑफ सेवरल डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट। अब जैसे कि मान के चलिए कि हमारा ये देश है प्यारा भारत। अब इस भारत देश में मान के चलिए कि यहाँ पे है झारखंड, और जहाँ, क्योंकि मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ इसलिए मैं ज्यादातर एग्जांपल झारखंड से लेता हूँ। ठीक है, वैसा कोई ऑफेंस मत होना। ठीक है, अगला है यहाँ पे गुजरात। अब जो गुजरात है और झारखंड है, इनके बीच में भी कुछ केसेस चल रही होगी। तो इनके बीच में जब भी केसेस चल रही होगी तो क्या होगा, यहाँ पे इनको वो रिकॉर्ड चाहिए होगा। जैसे कि मान के चलिए झारखंड में कुछ रिकॉर्ड चाहिए जो कि यहाँ पे हो, तो ऐसे में रिकॉर्ड इनके बीच में कौन कोऑर्डिनेशन करेगा, तो वो कोऑर्डिनेशन करेगा नेट ग्रिड। कौन कोऑर्डिनेशन करेगा, नेट ग्रिड। ये क्या करते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट है इंडिया में, जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो यहाँ के हो, सेंट्रल लेवल को, कहीं के भी डिपार्टमेंट हो, उन सभी का जितना भी डेटाबेस है वो खुद कलेक्ट करता है, और जिसको जो डेटाबेस चाहिए वो उनको वो प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये काम होता है नेट ग्रिड का। दे कलेक्ट द डेटा ऑफ गवर्नमेंट लाइक टैक्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड वगैरह वगैरह, वीजा कार्ड, ये जितने भी चीजें हैं ये नेट ग्रिड क्या करती है, इनका एक कलेक्शन रखती है, इनका एक डेटा सेव रखती है हमारे इंडिया में। जैसे कि मान के चलिए कि एक कोई क्रिमिनल था। ठीक है, कोई भी एक क्रिमिनल है एक्स नाम का। अब उस एक्स नाम के क्रिमिनल का कोई एक स्टोरी रहा होगा उसका, कि किसके साथ उसका लिंकेज था, कौन था, वो सारे कुछ लिंकेज कौन सेव करके रखेगा, नेट ग्रिड। कौन सेव करके रखेगा हमारे इंडिया में, नेट ग्रिड। और ये जो है तो 11 एजेंसीज के पास अवेलेबल होता है। पहला कौन सा है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स आईबी, फिर उसके बाद है सीबीआई, सीबीडीटी, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, क्योंकि टैक्स के मैटर पे भी ये काम करता है तो इसलिए ये सीबीडीटी के पास भी जाएगा। फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट, फिर डीआरआई, ईडी, एनसीबी, सीबीईसी, फिर है उसके बाद है डायरेक्टेड जनरल ऑफ सेंट्रल एक्सरसाइज इंटेलिजेंस। ये इनके पास ये सब इनका जितना भी डेटा है वो ये रखेगी नेट ग्रिड। और इन सभी को जब भी लिंकेज कराना हो, जैसे कि मान लीजिए कि ईडी को काम है आईबी से, तो इनके बीच में अगर मान के चलिए ईडी को कोई डेटा चाहिए आईबी से, तो क्या आईबी डायरेक्टली देगी, नहीं, वो देगी, फॉरवर्ड करेगी नेट ग्रिड को, और फिर नेट ग्रिड जो है वो फॉरवर्ड करेगा ईडी को। ये होता है नेट ग्रिड का फंक्शन। दूसरा है रिवैम्पिंग ऑफ मल्टी एजेंसी सेंटर, जिसको हम लोग एमएससी भी कहते हैं। तो देखिए क्या होता है एमएससी, हम लोग अभी समझते हैं। तो देखिए इसको रिवैम्प किया गया। जब भी आपको वर्ड रिवैम्प बोला जाएगा इसका मतलब होता है कि वो पहले एग्जिस्ट करता था, लेकिन बाद में समय रहते रहते वो खत्म हो गया और फिर से वो क्या हुआ, रिवाइव हुआ है। ठीक है, रिवैम्प मतलब किसी चीज का फिर से उदय होना। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये एजेंसी एमएससी, इसका बोलते हैं मल्टी एजेंसी सेंटर फॉर काउंटर टेररिज्म डेटा शेयर डे टू डे बेसिस। यानी कि ये जो एजेंसी है, जितने भी हमारे इंडिया में बहुत सारे एजेंसी काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे सारे मैक्सिमम सभी का एजेंसी का नाम लिखा है, जैसे कि आईबी हो गया, फिर एक एनआईए हो गया। इस सारे एजेंसीज का जितने भी एजेंसी हैं उनको क्या चाहिए, डे बाय डे एक डेटा चाहिए। तो डेटा स्टोरिंग का काम कौन करेगा, नेट ग्रिड। उसके बाद ये सारे डेटा को एनालिसिस करना, उनको शेयर करना, ये सब काम कौन करेगा, इन सभी का काम होगा एमएससी के बारे में। तो देखिए एमएससी का ये क्रिएशन कब हुआ था, ये क्रिएशन हुआ 1999 को। 1999 में क्या हुआ था, कारगिल वार हुआ था। आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कारगिल वार हुआ था, और ये जो है सो होम मिनिस्टर के द्वारा क्रिएट किया गया था ऑफ ये कब, 1999 में। उसके बाद 26/11 का जब अटैक हुआ हमारे इंडिया में, फिर से इसको क्या किया गया, रिवैम्प किया गया। क्या किया गया, रिवैम्प किया गया। जो एमएससी होता है वो शेयर करता है इंटेलिजेंस, अब जितने भी इंफॉर्मेशन है वो इंटेलिजेंस, आईबी को, पुलिस को, डिफेंस को और फाइनेंस को, इन सभी को क्या करता है, शेयर करता है। ठीक है, जो एमएससी होता है वो 24 आवर ऑपरेट करता है।
जैसे कि किसी किसी के लिए नाइट ड्यूटी होता होगा ना, इनके लिए पूरा मतलब 24 आवर ऑपरेट करते हैं। और ये इनको एक टाइप से बोला जाता है नेशनल मेमोरी बैंक, ठीक है। किनको नेशनल मेमोरी बैंक बोला जाता है? वो बोलता है एमएससी को। किसको? एमएससी को। क्यों एमएससी को बोला था नेशनल मेमोरी बैंक? क्योंकि इनके पास सारा डेटा जो होता है ना, वो सारा डेटा इनके पास भी स्टोर होता है। देखिए आई रिपीट, ये जो ये अब इन दोनों के बीच में एक छोटा सा ये अंतर है कि ये क्या करते हैं, सारे डेटा को स्टोर करते हैं और ये शेयर करते हैं। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है डे बाय डे, यानी कि हर एक दिन के वाइज में क्या क्या हुआ उन सभी को कलेक्शन करना और फिर ये इनको शेयर करना है नेट ग्रिड को, ठीक है। आगे आते हैं, इनका एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि एमएसी जो होते हैं उनके पास एक पावर होता है कि वो ऑडिटिंग कर सकते हैं, अकाउंटिंग कर सकते हैं ऑफ इंटेलिजेंस। जितने भी इंटेलिजेंस है उनका अकाउंटिंग करना, उनका इंटेलिजेंस का, और ये सब किसका काम होता है? एमएसी का, ठीक है। इनहेंस द कैपेसिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर है उनका कैपेसिटी को चेक करता है कौन? ये एमएसी। तो ये रहा एमएससी के बारे में। अब हम लोग समझते हैं क्रिएशन ऑफ 4 न्यू एनएसजी हब्स, ठीक है, जिसको एनएसजी को क्या बोलते हैं? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। याद आया एनएसजी कब बनाया गया था? देखिए यहाँ पे याद कीजिए फटाक से। जो एनएसजी है वो कब बना था? इंदिरा गांधी के एसेसिनेशन पे बना था, उसके बाद बना था एनएसजी को, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। एनएसजी को बनाया गया था। तो एनएसजी जो है सो उसका 4 नया प्लेस बनाया गया। कहां कहां बनाया गया? मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में और हैदराबाद में, ठीक है। देखिए आप मैप में देखिए, समझिए बातों। कहां कहां बनाया गया? तो पहला मुंबई में, ठीक है। कहां? पहला मुंबई में, दूसरा हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद यहां कहीं होगा। उसके बाद और कहां गया? चेन्नई में और एक कोलकाता में। यहां वहां 4 जगह पे बनाया गया क्या? एनएसजी हब्स बनाए गए, ठीक है। एनएसजी हब बनाए गए 4 पे। कब? 2008 के बाद। ये सारे स्टोरी 2008 के बाद जो है उसका स्टोरी है, ठीक है। 2080 गलती से लिख दिया, 20,080 वो नहीं लिख रहा, 2008 है, ठीक है। तो टोटल कितने 4 जगह बनाए गए? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद में, ठीक है। फिर एक और हमारे यहाँ पे बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं टीएफसी। ये टीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्बैटिंग फाइनेंशियल ऑफ टेररिज्म सेल, यानी कि जो भी टेररिज्म का फाइनेंस कर रहा, उससे रिलेटेड जो भी चीजें मैटर होंगी, फेक करेंसी वगैरह सबको ये काउंटर करेगा। कौन? टीएफसी सेल, ठीक है। ये टीएफसी सेल को याद रखिएगा। टीएफसी सेल जो होता है वो हमारे देश में जितने भी होते हैं उन टाइप से उनको ये क्या करती है? कंट्रोल करती है। और ये सब कौन बनाया था? होम मिनिस्टर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है, MAH के द्वारा ये सारी चीजें बनाई गई थी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर एक और ग्रुप था जिसका नाम था FICN, जिसको हम लोग बोलते हैं फेक इंडियन करेंसी नोट, ठीक है, फेक इंडियन करेंसी नोट। इसका काम क्या था कि जो भी इंफॉर्मेशन आया है उसको इंटेलिजेंस के साथ में शेयर करना रिलेटेड टू फेक इंडियन करेंसी नोट, यानी किसी फॉर सिर्फ नोट से ये डीलिंग करेंगे। अगर मान के चलिए कि इंडिया का कोई ऐसा जस्ट इमेजिन कि नेपाल है, नेपाल में फेक करेंसी का क्या हो रहा है? क्रिएशन हो रहा है। अब ये क्रिएशन तो हमारे देश के लिए खतरा है, तो ये क्या करेंगे कि इसे पकड़ेंगे, ठीक है, और इसे पकड़ के क्या करेंगे? जितने भी हमारे ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है उनको ये ट्रांसफर करेंगे। और इनका काम सिर्फ एक ही है कि फेक करेंसी, यानी सिर्फ और सिर्फ करेंसी यानी नोट से रिलेटेड ही सिर्फ और सिर्फ ये काम करेंगे, ठीक है। इनका ये काम था। फिर है टेरर फंडिंग एंड टेक करेंसी, TFFC, इनसाइड द NIA फंडिंग एंड फेक करेंसी, ठीक है। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात हुआ था, क्योंकि देखिए आपको याद होना चाहिए कि ये जो 2008 का अटैक हुआ था, कब? 2008 का जो अटैक हुआ था मुंबई पे, जिसको हम लोग 26/11 कहते हैं, ठीक है, 26/11, ये जो अटैक हुआ था कहीं ना कहीं क्या समुद्र के रास्ते से हुआ था। तो अब भैया अब समुद्र को भी थोड़ा सा सेफ्टी रखना होगा ना, क्योंकि पहले से, इससे पहले हम लोग को ये पता था कि जो इतने भी ज्यादातर अटैक होंगे वो कहीं ना कहीं बॉर्डर के थ्रू होंगे। इंडिया में ज्यादातर थ्रेट कहां से आएगा? बॉर्डर के थ्रू। लेकिन हम लोग ने कभी भी ये जो सिक्योरिटी है, किसको बोल सकते हो कि मेरीटाइम सिक्योरिटी जो है, उसको हमने कभी भी उतना फोकस नहीं किया। लेकिन इसके बाद से, यानी कि 2008 के जो अटैक हुआ उसके बाद से हमने अपने कोस्टल जो भी सिक्योरिटी है उसको और इंक्रीज कर दिया, ठीक है, उसको और इंक्रीज कर दिया।
देखिए पहले क्या होता था कि नॉर्मल सा कोई भी एक गार्ड बैठा रहेगा कोस्टल गार्ड के सामने, और वहां से क्या क्या शिप आ रहे हैं बस उसको नोटिस करेंगे और उसको क्या करेंगे, वो सारे इंफॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन नहीं, इसके बाद जब अटैक हुआ हमारे इंडिया में, तब से लेके ये जो टास्क है क्या गार्डिंग करना इंडियन कोस्ट लाइन को, वो दो आदमी को सौंप दिया गया। पहला तो है कोस्टल गार्ड और दूसरा है इंडियन नेवी। इन दो को हमारा जो है उसको सौंप दिया गया था। और याद रखिएगा इसको रिवैम्प किया गया है, यानी कि ये भी क्या था, पहले से एक्टिव था, बस इसको क्या किया गया है, फिर से रिवाइव किया गया है। ठीक है, फिर और क्या किया गया, ऑल कोस्टल स्टेट, जितने भी कोस्टल स्टेट है, कोस्टल स्टेट कौन कौन से हो जाएंगे, गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, केरला हो जाएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और फिर यहाँ पे क्या ये कोलकाता जो भी है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये सब क्या है, कोस्टल कंट्री, कोस्टल स्टेट्स हैं। तो जितने भी कोस्टल स्टेट हो गए, यूनियन टेरिटरीज हो गए, उनको ये डायरेक्शन दिया गया कि आप अपने इंप्रूव करें कोस्टल सिक्योरिटी को, कोस्टल गार्डिंग को, सिक्योरिटी उसको, और ये क्या बनाकर, पुलिस को बनाकर, और चेक पोस्ट, चेक पोस्ट मतलब होता है कि कुछ कुछ डिस्टेंस पे ऐसे से करके एक पिलर बनाया जाता है, ताकि वहां से दूर से देख सकें कि वहां पे क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, इसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन लेते रहना है। तो ये क्या किया गया, इसे इंप्रूव किया गया। ठीक है, इमीडिएटली स्टार्ट द कोस्टल पेट्रोलिंग डायरेक्शन टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। जितने भी तुरंत के तुरंत आपके जितने भी कोस्टल लाइन है वहां पे और उसके अगल बगल के सारे स्टेट में वो क्या किया जाए कि वहां पे पेट्रोलिंग करो, और डायरेक्शन दिया गया है स्टेट को और जितने भी यूनियन टेरिटरीज थे उनको, यानी कि ये सारे, ये जितने भी स्टेट है इन सभी को डायरेक्शन दिया गया कि आप अभी से ही, जैसे ही अटैक हुआ उसके 2-3 दिन बाद से ही, यानी वहां पे पेट्रोलिंग करो। पेट्रोलिंग मतलब होता है कि वहां पे घूम घूम के देखते रहना कि क्या एक्टिविटीज हो रही है, पेट्रोल करना। ठीक है, ये होता है पेट्रोलिंग। एक और काम दिया गया कि एनालिसिस करने के लिए गैप ऑफ द सी, यानी कि जो भी समुद्र में हरकतें हो रही है उन सब को भी एनालिसिस करने के लिए कि कहीं ऐसा तो ना है कि कोई सबमरीन लेके आ गया, चाहे कुछ आ गया, तो आप फोन मिला रहे हो तो मालूम चला कोई आपको ही मार दिया। तो ये सब चीजों को भी एनालिसिस करने के लिए दिया। देखो भाई, इंडिया छोटा सा कंट्री नहीं है, बहुत बड़ा कंट्री है भाई। यहाँ से भी इतना बड़ा एरिया है, क्या लगता हो तुम्हें, कौन सा एरिया में कितना गार्ड बैठाओगे। ठीक है, पर सब जगह पे ही गवर्नमेंट ने आदेश दिया कि सब जगह पे बैठाओ, ताकि पता चलता रहे कि कौन सा एरिया से क्या अटैक हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी इंप्रूवमेंट किया गया। रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वेसल्स, दैट इज फिशिंग और नॉन फिशिंग, यानी कि जितने भी टाइप के वेसल्स हैं कहाँ पे, कहाँ पे, कोस्टल एरियाज में, उन सभी को एक टाइप से रजिस्ट्रेशन किया गया उन सभी का, और उनको एक टाइप से आईडी कार्ड दिया गया। ऑल्सो इशूड आईडी कार्ड्स फॉर द फिशमैन ऑन ऑल पॉपुलेशन ऑफ द कोस्टल विलेज, यानी कि उस एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको एक स्पेशल टाइप का क्या दिया गया, आईडी कार्ड दिया गया, जिससे ये पता चलते रहेगा कि यहाँ पे ये जो लोग हैं वो लोकल हैं या फिर कहीं भाग के नहीं आए हुए हैं। ठीक है, ये इन चीजों को ये थोड़ा थोड़ा क्या किया गया, इंप्रूवमेंट किया गया। अगर शायद ये सब इंप्रूवमेंट पहले हुआ रहता तो ये इतना बड़ा अटैक कभी होता ही नहीं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीटीसी। इसको बोलते हैं नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। ठीक है, एनसीटीसी ये एक थ्योरी रह के रह गया, ये कभी अप्लाई होने सका नहीं इंडिया में, और इसका क्या कारण है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, कह रहा है आफ्टर फेल्योर ऑफ फेडरल एजेंसी इन द 26/11 अटैक, होम मिनिस्टर इंस्टॉल दिस, यानी कि जैसे कि आपको पता है कि क्या हुआ था 2008 में हमारे यहाँ पे अटैक हुआ था, कहाँ पे, मुंबई में। इसके बाद जो है हमारे जो होम मिनिस्टर हैं वो इसको इंस्टॉल किए थे। दिस इज कंट्रोल बाय आईबी, यानी कि ये जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा क्या होता है, कंट्रोल होता है। कंट्रोल द फॉर द ऑल काउंटर टेररिज्म मेजर, यानी कि जितने भी टाइप के टेररिज्म अटैक हुए हैं उसका जो काउंटर अटैक होगा उन सब चीजों को कौन हैंडल करता है, एनसीटीसी। जैसे कि मान के चलिए कल को झारखंड में ही अटैक हो जाए, तो उस चीजों को अटैक होने के बाद जो भी काउंटर किया जाएगा वो सब चीजें, यानी कि कौन क्या था, कौन इन्वॉल्व था, ये सब चीजें कौन काउंटर करने के लिए कौन करेगा, एनसीटीसी। और याद रखना क्योंकि आईबी का भी काम यही होता है, तो इसीलिए ये जो आईबी है वो कंट्रोल करता है, आईबी ही कंट्रोल करता है एनसीटीसी को। लेकिन देखिए जैसे ही एनसीटीसी का कॉन्सेप्ट आया उसके बाद से क्रिटिसिज्म ऑल ओवर इंडिया में फैल गया। क्या था उसका क्रिटिसिज्म का, वो हम लोग समझते हैं। कह रहा है लॉ एंड ऑर्डर इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट पुलिस। आपको पता होगा कि जितने भी इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर होते हैं
वो स्टेट लिस्ट में आता है। बट एनसीटीसी अरेस्ट एनी इंडिविजुअल्स, यानी कि एनसीटीसी था वो किसी भी घर में घुस के किसी को भी अरेस्ट कर रहा था। तो पहला इस वजह से लोग जो थे वो उसके अगेंस्ट थे। ठीक है, देयर इज नो गारंटी द पावर ऑफ अरेस्ट टू द इंटेलिजेंस, यानी कि जो भी एनसीटीसी के लोग हैं उनके पर कोई एक्शन होगा कि नहीं होगा, ये कोई भी गारंटी नहीं दिया गया था। और देखिए, कोई भी हमारे इंडिया में केस हो उसको एक स्पेशल आदमी हेड करता है। ठीक है, उस केस को स्पेशल आदमी, लेकिन इसमें तो कोई वैसा हेड ही नहीं था, तो कौन इसको हेड करेगा? तो ये सबसे बड़ा एक और क्रिटिसिज्म रहा कि इसका कोई हेड ही नहीं है। और ये जो था एनसीटीसी, वो किसी लोकल को तो वैल्यू करता ही नहीं था, वो किसी भी लोकल चीजों को कभी हेल्प लिया ही नहीं। तो जैसे कि फॉर द लोकल हेल्प ट्रांसलेटर, जैसे मान के चलिए कोई क्योंकि हमारे इंडिया बहुत बड़ा है ना, वास्ट है ना भाई, तो वहां पे अलग अलग टाइप से क्या होना चाहिए, लैंग्वेज होता है। अब एनसीटीसी के लोग ज्यादातर किसी एक इलाके के होंगे तो वो दूसरे इलाके में नहीं समझेंगे, तो वहां पे क्या बातें चल रही है, क्या कोऑर्डिनेशन हो रहा है, जब आप इसको माइक्रो लेवल पे सोचोगे तो बहुत डीप मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो ये जो चीजें थी वो उनको फेस करनी पड़ी, और इसके वजह से क्या हुआ कि उन्हें लोकल पुलिस का तो जो है वो हेल्प नहीं मिल पाया। ठीक है, और ना ही वो हेल्प मांगे। और ये जो चीजें हैं उनके लिए तो लोकल पुलिस की हेल्प चाहिए, लेकिन वो लोकल पुलिस की हेल्प नहीं लिए। इसी वजह से जो है एनसीटीसी जो है वो क्या हुआ, इंडिया पे अप्लाई नहीं हुआ, और इसका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हमारे ऑल ओवर इंडिया में होने लगा। देखिए, अगर इंडिया में कहीं भी अटैक हुआ है तो आप लोकल पुलिस को कभी इग्नोर नहीं कर सकते। जितने भी लोकल पुलिस हैं उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि लोकल पुलिस ही ऐसे लोग होते हैं जो कि लोकल आदमी से डरते हैं। जैसे मान के चलिए लोकल लोग हैं, वो किससे डरते हैं, लोकल पुलिस से। तो आप लोकल पुलिस को कभी भी किसी भी केस में डिनाई नहीं कर सकते। इंटेलिजेंस जितने भी हो, चाहे सेंट्रल लेवल के फेडरल लेवल के हो, वो कभी भी अकेले कोई भी अटैक को वो प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे इंडिया को, विदाउट द हेल्प ऑफ किससे, लोकल पुलिस। चाहे वो बात किसी क्राउड को मैनेज करने का हो, ट्रैफिक को मैनेज करना हो, या कोई भी चीज को मैनेज करना हो, आप विदाउट लोकल पुलिस का आप ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते। इसीलिए जो एनसीटीसी है वो उन्होंने लोकल पुलिस का हेल्प ही लेना सही नहीं समझा। ठीक है, तो आगे है एक और क्या उनका गलती था, यूनिफाइड कंट्रोल एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन विद स्टेट पुलिस। देखिए, कोई भी काम करने के लिए हम लोग को हमेशा यूनिफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टेट पुलिस जो काम कर रही है उसके हम लोग काम में दखल अंदाजी करें, और जो जब इंटेलिजेंस ब्यूरो जब कोई काम कर रहे हो तो उसमें स्टेट पुलिस दखल अंदाजी करे। ऐसा कीजिएगा तो कभी हमारे देश को यूनिफाइड नहीं रहेगा और कोई भी काम इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन जो यूनिफाइड कंट्रोल इज ऑलवेज द बेटर फॉर आवर कंट्री, ये हमेशा बेटर होता है। दिस सेंट्रलाइज अप्रोच इज डेंजर फॉर आवर कंट्री फॉर लॉन्ग टर्म। जैसे कि कोई भी सेंट्रलाइज चीजें हो वो हमारे देश के लिए बहुत ही घातक चीज साबित हो सकता है। तो एनसीटीसी शुड बी वर्क इन द कोऑर्डिनेशन विद स्टेट पुलिस। इसीलिए जो है उस एनसीटीसी को जो है तो ऑलवेज लोकल पुलिस जो है उनके साथ में कोऑर्डिनेशन कर करके काम करना चाहिए, अदरवाइज जो है वो बहुत ही ज्यादा मैटर उलझ सकता है। नोट है एक छोटा सा, सेंट्रलाइज अप्रोच फॉर द एनसीटीसी इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, हेंस वी नीड टू बैलेंस द अप्रोच विथ लोकल पुलिस, देयरफॉर दिस कॉन्सेप्ट नेवर केम टू इंडिया। इसलिए जो एनसीटीसी का कॉन्सेप्ट है वो कभी इंडिया में आया ही नहीं। एनसीटीसी का जो कॉन्सेप्ट है वो कभी इंडिया में आया नहीं। अगर ऐसा होता तो कोई भी आदमी किसी भी वक्त किसी भी टाइम पे कहीं भी अरेस्ट हो जाता, ना तो उसे लोकल पुलिस बचा पाती, ना ही कोई कोऑर्डिनेशन कर पाता। इसलिए जो एनसीटीसी का कॉन्सेप्ट है वो इंडिया पे कभी लागू हुआ ही नहीं। तो ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट। आगे का वीडियो होगा उस पर हम लोग समझेंगे कुछ आगे का बात, जैसे कि लीगल फ्रेमवर्क के बारे में समझेंगे। ठीक है, क्या क्या लीगल फ्रेमवर्क लिया गया, क्योंकि ये जो था वो क्या किया गया, जितने भी इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसको क्रिएट किया गया, यानी कि इंटेलिजेंस को क्रिएट किया गया। अब जो है कौन कौन सा नियम में चेंजिंग हुआ वो हम लोग आगे जो है समझेंगे। कब? 2008 के अटैक के बाद। ये तो लीगल, ये जो जितने भी चीजें हैं वो क्या है, एक टाइप से इंटेलिजेंस का क्रिएशन हुआ कि ये आई, फेक करेंसी के लिए भी आया, फिर एनसीटीसी का फॉर्मेशन होने लगा था, फिर उसके बाद एनआईए का फॉर्मेशन हुआ, एमएससी का फॉर्मेशन हुआ, नेट ग्रिड का फॉर्मेशन हुआ। तो ये सब चीजें अब 4 हब बन गए, कहाँ कहाँ, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद में। तो ये सब चीजें क्या हुई, ये सब चीजें जो है एक टाइप से आपने क्रिएशन किया, किसको, इंटेलिजेंस को। लेकिन उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजिंग आया
अब वो अगले वीडियो पे समझेंगे, यानी कि लेक्चर 19 पे। ठीक है, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। अगर पढ़ाई समझ में आ रहा हो तो फॉलो भी कर देना। तब तक मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।